हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की इतिहास की बुक से चैप्टर नंबर 2 राजा और उनके राज्य। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट के लिंक मैं कम्युनिटी में मेंशन कर दूंगी। आप वहां से भी इतिहास के कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक कौन कौन से परिवर्तन हुए थे। सामाजिक रूप से परिवर्तन हुए थे, आर्थिक रूप से परिवर्तन हुए थे, रीति रिवाजों में, परंपराओं में परिवर्तन हुए थे, धर्म से रिलेटेड भी कई तरह के परंपराओं में परिवर्तन हुए थे। इस तरह से बहुत सारी बदलाव हुए थे। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं राजा और उनके राज्य के बारे में, यानी कि कौन से राजा का कितने क्षेत्र तक शासन था, वो कितने क्षेत्र तक शासन कर रहे थे, उनका राज्य कितना बड़ा था। यहाँ लिखा है 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। ऐसा नहीं है कि जो राजा होते थे वो पैदाइशी ही राजा होते थे। कभी कभी क्या होता था कि जो पैदाइशी राजा नहीं भी होते थे वो भी अपना शासन करना शुरू उन्होंने कर दिया था, वो भी राजा बन गए थे। वो किस तरह से राजा बने थे इसे हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है कि 7वीं शताब्दी के बाद यानी 601 से लेकर 699 के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। ऐसे कई वंश थे जिन्होंने राज किया। ऐसे कई उत्तराधिकारी थे जो पहले राजा तो नहीं थे लेकिन बाद में वो राजा बने। यहाँ पर आप मानचित्र देख सकते हैं। इस मानचित्र 1 में ये दर्शाया गया है कि 7वीं से 12वीं शताब्दियों के प्रमुख राज्य कौन कौन से थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंद्रप्रस्थ है, कन्नौज है, बनारस है, प्रयाग है, पहाड़पुर है, इसके बाद यहाँ लिखा है मालखेड है। तो इस तरह से बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे राज्य हैं। इन राज्यों में अलग अलग राजाओं का शासन हुआ करता था। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में चाहमान और चंदेल, गुर्जर प्रतिहार इनका शासन हुआ करता था। और इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं राष्ट्रकूट का शासन था। इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं पहाड़पुर में पाल का शासन था। इस तरह से बहुत सारे राजाओं का जो शासन था वो कई राज्यों में था, यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजा शासन करते थे। और ये जो रेड कलर के आपको बाउंड्रीज देखने को मिल रहे हैं उन्हें परिवर्तनशील सीमाएं कहा जाता है, यानी कि ऐसी बॉर्डर जो कि परिवर्तित होती रहती थी, जो कि बदलती रहती थी। मीन्स कि अगर कोई राजा अपना क्षेत्र हार जाता था तो उसकी जो सीमा थी वो घट जाती थी। अगर कोई राजा किसी भी क्षेत्र को जीत लेता था तो उसकी जो सीमा थी वो बढ़ जाती थी। इसलिए यहाँ लिखा है कि ये जो रेड कलर की बाउंड्रीज आपको देखने को मिल रही हैं वो क्या है? वो परिवर्तनशील सीमाएं हैं जो कि बदलती रहती थी। अब हम लोग पढ़ेंगे नए राजवंशों का उदय, यानी कि किस तरह से नए नए राजाओं का उदय हुआ। कोई पहले राजा नहीं हुआ करते थे लेकिन बाद में वो राजा बने। तो किस तरह से राजवंशों का उदय हुआ इसे हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। यानी कि 601 से लेकर 699 तक उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में बड़े बड़े भूस्वामी अस्तित्व में आ चुके थे। ऐसे लोग जिनकी दूर दूर तक ज़मीनें हुआ करती थी और ऐसे लोग जो योद्धा होते थे यानी कि पावरफुल होते थे, ऐसे योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। राजा लोग ऐसे बड़े भूस्वामी और ऐसे योद्धा सरदार को अपने मातहत के रूप में, यानी कि राजा के अंडर में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उन्हें मातहत कहा जाता है। तो जो राजा हुआ करते थे वो ऐसे बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे, यानी कि जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थीं और जो राजा का आदेश मानकर राजा के सारे काम किया करते थे, ऐसे मातहत और सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अब जो राजा थे वो उनसे क्या उम्मीद करते थे? ऐसे बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार से क्या उम्मीद करते थे? उनसे वो ये उम्मीद करते थे कि बड़े बड़े जो भूस्वामी हैं और योद्धा सरदार हैं, यानी कि जितने भी योद्धा हैं, उन योद्धाओं का जो सरदार हुआ करता था, उनसे ये उम्मीद राजा करते थे कि वे लोग राजा या स्वामी के लिए, यानी राजा को ही स्वामी कहा गया है, वे लोग राजा या स्वामी के लिए गिफ्ट लाएं।
साथ ही उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वो राजा के दरबार में हाजिरी लगाएं, यानी कि बड़े बड़े भूस्वामी, योद्धा, सरदार हमेशा राजा के दरबार में आते रहें और हाजिरी लगाते रहें, ताकि राजा को ये लगे कि बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरकार उनके अंदर रहकर काम करने वाले कर्मचारी हैं और राजा की आज्ञा का पालन करते हैं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। और राजा को ये उम्मीद होती थी कि जो बड़े भूस्वामी हैं और जो योद्धा सरदार हैं, चूँकि उनके पास बहुत सारे लोग होते थे और इसलिए राजा ये उम्मीद करते थे कि वे लोग यानी बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार राजा को सैन्य सहायता प्रदान करें। जब कभी भी राजा को ज़रूरत हो वो सैनिक के रूप में उन्हें प्रोवाइड करे, वो अपने लोगों को सेना के रूप में, सैनिक के रूप में राजा को प्रोवाइड करे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। अब जो लोग होते थे, जैसे कि बड़े भूस्वामी होते थे या फिर योद्धा सरदार होते थे, वो क्या करते थे, उनके पास सत्ता बहुत ज़्यादा थी। जिस एरिया में वो रहते थे उस एरिया के जितने भी लोग होते थे उनके अंडर में होते थे और उन्हीं का आदेश वो लोग मानते थे। इसलिए उनकी अधिक सत्ता होने की वजह से जो सामंत होते थे, जो बड़े बड़े ज़मीनों के मालिक हुआ करते थे, दूर दूर तक के ज़मीनों के जो मालिक हुआ करते थे, उनकी ज़्यादा सत्ता होने की वजह से और संपदा हासिल करने पर, यानी कि उनके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, उनके पास धन दौलत बहुत ज़्यादा थे, तो उनको हासिल वो करने पर सामंत अपने आप को महासामंत कहा करते थे। ऐसी उपाधि वो खुद को दिया करते थे या फिर महामंडलेश्वर खुद को बताया करते थे। महामंडलेश्वर का मतलब होता है पूरे मंडल का महान स्वामी, यानी कि जिस एरिया में वो हैं उस एरिया में जितने भी मंडल हैं उन सभी मंडल का वो महान स्वामी खुद को घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के अधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। कभी कभी वो क्या करते थे, अपने स्वामी के अधिपत्य से यानी कि राजा के अधिकार से, राजा के अंडर काम करने से भी वो इनकार कर देते थे और खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे, खुद को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। राजा ऐसे सामंतों को, बड़े भूस्वामी को और योद्धा सरदार को अपने कर्मचारी के रूप में रखते थे, लेकिन कभी कभी ये जो बड़े भूस्वामी थे, बड़े सामंत थे, बड़े योद्धा सरदार थे, वो राजा के अंडर में काम करने से इनकार कर देते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो राजा के एक कर्मचारी के रूप में काम करें और राजा जब कभी भी आदेश से वो हाजिर हो जाएं, वो ऐसा नहीं चाहते थे। कभी कभी वो खुद को स्वतंत्र घोषित कर देते थे और वो ये कहते थे कि वो किसी भी राजा के अंदर नहीं काम कर रहे हैं, किसी भी राजा का वो कर्मचारी नहीं है और वो खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करने का दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। अब इस तरह का एक एग्जाम्पल दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। राष्ट्रकूट क्या है? एक वंश है, तो उनका भी एक उदाहरण यहाँ दिया गया है। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। शुरू में जो राष्ट्रकूट थे वो कर्नाटक के चालुक्य राजा के अंडर में काम करते थे, उनके अधीन थे, उनके कर्मचारी थे, सारे जो काम है राजा के वो देखा करते थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ, शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। यहाँ लिखा है कि 8वीं सदी के बीच में, यानी कि 701 से लेकर 799 तक के बीच में एक राष्ट्रकूट प्रधान थे जिनका नाम था दंतिदुर्ग। उन्होंने अपने चालुक्य स्वामी की, यानी कि चालुक्य राजा के अंदर वो थे और उनकी अधीनता से इनकार किया, यानी कि दंतिदुर्ग ने ये इनकार कर दिया कि वो चालुक्य स्वामी के आदेश को मानेंगे और उनके अंडर काम करेंगे। उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया और जब उन्होंने इनकार किया तो दंतिदुर्ग ने क्या किया, इनकार करने के बाद चालुक्य स्वामी से उन्होंने लड़ाई की। ऑब्वियसली जो राजा थे वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई उनके साथ काम करने से इनकार कर दे, कोई उनके आदेश को मानने से इनकार कर दे। इसलिए दंतिदुर्ग और चालुक्य स्वामी के बीच में लड़ाई हुई और दंतिदुर्ग ने चालुक्य स्वामी को हरा दिया और हराने के बाद उन्होंने हिरण्यगर्भ, जिसका मतलब होता है सोने का गर्भ, इस नाम से एक अनुष्ठान किया। हिरण्यगर्भ उन्होंने क्यों किया? हिरण्यगर्भ अनुष्ठान उन्होंने क्यों किया? जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा।
यानी कि जो हिरण्यगर्भ अनुष्ठान होता है वो ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर ऐसा व्यक्ति जो जन्म से ही क्षत्रिय नहीं होता है, लेकिन जब वो किसी राजा को हरा देता है और वो ये अनुष्ठान करता है, यानी हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करता है और ब्राह्मणों की सहायता से ये अनुष्ठान करता है, तो ये माना जाता है कि वो व्यक्ति अगर जन्म से क्षत्रिय ना होते हुए भी इस अनुष्ठान को करने के बाद वो दोबारा से क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा और इस बात का अधिकार रखता है कि वो राजा बन सकता है। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। हमने राष्ट्रकूट के उदाहरण से ये समझा कि वो जन्म से ही राजा नहीं थे, लेकिन उन्होंने चालुक्य स्वामी को, चालुक्य राजा को हराकर वो राजा बने। और कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के बारे में ये बताया गया है कि जो उद्यमी परिवार थे, यानी कि जो ज़्यादा अमीर परिवार हुआ करते थे, जिनके पास ज़्यादा धन दौलत हुआ करती थी, जिनके बहुत सारे बिजनेस हुआ करते थे, ऐसे परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए, यानी कि वो अपने आप को राजा बनाने के लिए, राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया, यानी कि उन्होंने भी सेना का निर्माण किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये लिखा है कि कदम्ब मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर, उनका परंपरागत पेशा क्या था? ऑब्वियसली ब्राह्मणों का परंपरागत पेशा जो था वो मंदिरों में पूजा अर्चना करना होता है, लेकिन उन्होंने इस पेशे को छोड़ दिया और उन्होंने शस्त्र को अपना लिया, यानी कि उन्होंने हथियार को अपना लिया। जो राजा हुआ करते थे उनका वो हमेशा अपने साथ शस्त्र रखा करते थे, हथियार रखा करते थे, और उन्होंने शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। पहले के जो राजा हुआ करते थे, अगर उन्हें किसी राज्य में शासन करना होता था तो उन्हें दूसरे राजा को हराना पड़ता था और इसके लिए वो शस्त्र का इस्तेमाल किया करते थे। पहले अगर कोई राजा किसी राजा के क्षेत्र को जीतना चाहता था तो वो बातों से नहीं जीत सकता था। ऐसा नहीं था कि अगर कोई किसी राजा से कहे कि उसे राजा बना दिया जाए तो ऐसा नहीं होता था, बल्कि एक नियम था कि उसे पहले राजा को हराना पड़ेगा, या फिर दूसरा तरीका होता था कि उसकी जो घर की लड़कियां होती थी उसे वो विवाह करते थे। इस तरह से उनको कुछ अधिकार मिल जाते थे, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता था कि एक राजा दूसरे राजा को हराते थे, उसके बाद उनके क्षेत्र को अपने अंडर में करते थे और इस तरह से वो राजा बनते थे। यहाँ लिखा है कि कदम्ब मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर, यानी पूजा अर्चना वाले पेशे को छोड़कर, उन्होंने हथियार को अपना लिया और उसी के बदौलत उन्होंने कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। अब हम लोग पढ़ेंगे राज्यों में प्रशासन। इसे पढ़ने से पहले हम यहाँ पर चित्र 1 को देख लेते हैं। आप यहाँ चित्र 1 देख सकते हैं। ये क्या है? एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। ये राष्ट्रकूट काल की कृति है। यहाँ पर लिखा है कि एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात यानी पुरुष सिंह के रूप में, आधे पुरुष और आधे सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है, यानी कि जब राष्ट्रकूट का शासन था उस व्यक्ति का ये कृति है, उस व्यक्ति की ये रचना है। अब हम लोग पढ़ेंगे राज्यों में प्रशासन, यानी कि जो भी राजा राज्य में शासन किया करते थे उनके राज्य में किस तरह से कामकाज हुआ करता था, किस तरह से वो अपने राज्य को चलाते थे, किस तरह से वो शासन करते थे। इन नए राज्यों में से कईयों ने महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। यहाँ लिखा है 7वीं शताब्दी में जितने भी नए राजा बने उन राजाओं में से कई राजाओं ने खुद को महाराजाधिराज घोषित किया, यानी राजाओं के राजा, या फिर त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी 3 भुवनों का स्वामी। इसी तरह के अन्य भारी भरकम उपाधियां उन्होंने धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। हालांकि नए राजाओं में से कई राजाओं ने भारी भरकम खुद को उपाधि दी थी, लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद भी ऐसे राजा अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ ही अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। जो भी वो शासन करते थे उन शासन में वो इन सभी
वो अपने शासन का साझेदारी करते थे। अपने शासन में इन सभी को इंक्लूड करते थे ताकि उनका शासन सही ढंग से चल सके। इनके बिना वो अपनी शासन नहीं चला सकते थे। आगे लिखा है, इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। जो भी राजा जिस राज्य में शासन किया करते थे, उस राज्य में उत्पादक कौन हुआ करते थे? किसान, क्योंकि वो फसल उत्पादन करते थे। पशुपालक क्या उत्पादन करते थे? पशुपालक जैसे कि दूध है, अंडा है, इस तरह से वो उत्पादन करते थे। कारीगरों से भी संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर, यानी कि किसानों, पशुपालकों, कारीगरों, इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। जैसे कि किसान, पशुपालक और कारीगर, उन्हें ये बाध्य किया जाता था कि वो कर दे, टैक्स दे। उनमें से कुछ हिस्सा उन्हें बड़े बड़े भूस्वामियों को देना पड़ता था। जब किसान, पशुपालक, कारीगर अपने उत्पादन का कुछ हिस्सा देने से इनकार कर देते थे तो उनसे ज़बरदस्ती हिस्सा लिया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था। ये जो हिस्सा हुआ करता था, कभी कभी लगान नाम देकर वसूला जाता था, लगान मानकर वसूला जाता था, जो कि कंपलसरी होता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। ज़बरदस्ती लगान क्यों ली जाती थी? क्योंकि जो प्राप्त करने वाला होता था वो खुद को भूस्वामी होने का दावा करता था। वो ये कहता था कि वो लोग जिस ज़मीन पर काम कर रहे हैं वो ज़मीन उनकी है, वही उनके भूस्वामी हैं। इसी वजह से वो ज़बरदस्ती किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से हिस्सा लिया करते थे, और ऐसे जो भूस्वामी होते थे वो उनसे ज़बरदस्ती हिस्सा लिया करते थे। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था, यानी कि जो व्यापार करने के लिए आते थे उनसे भी टैक्स लिया जाता था। यानी कि राजा को जो टैक्स दिया जाता था वो डायरेक्ट व्यापारियों से भी लिया जाता था। यहाँ लिखा है 400 कर, यानी कि 400 तरह के टैक्स। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। यहाँ लिखा है कि तमिलनाडु में शासन करने वाले जो चोल वंश थे, उन्होंने अपने अभिलेखों में, यानी कि जो उस वक्त लेख लिखे गए थे, उन अभिलेखों में विभिन्न किस्म के अलग अलग तरह के टैक्सों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जिनसे ये पता चलता है कि उस समय 400 से ज़्यादा कर ली जाती थी। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेट्टी। सबसे ज़्यादा जो वर्ड है जो कि उल्लेख किया गया है जिस वर्ड का, वो है उल्लिखित कर है वेट्टी। इसका मतलब क्या होता है? जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। और ये जो वेट्टी कर होता था वो नकद की बजाय, यानी कि जो कैश होते थे उनकी बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। यानी कि लोगों को जबरन ये कहा जाता था कि वो भूस्वामियों के लिए काम करे और मजदूरी करे, वो राजाओं के लिए काम करे और मजदूरी करे, यानी जबरन श्रम और कदमाई, यानी कि भू राजस्व थे। और इस तरह से जो ये जबरन श्रम है या फिर कदमाई है, ये ही भू राजस्व थे, यानी कि ज़मीन का जो टैक्स था। यहाँ पर जो बड़े भूस्वामी होते थे, राजा हुआ करते थे, वो लोगों को जबरन ये कहा करते थे कि तुम नगद की बजाय, यानी कुछ सामान देने की बजाय तुम भूस्वामियों के लिए काम करो, राजाओं के लिए काम करो। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, अगर कोई मकान बना रहा है और उसके ऊपर अगर वो कुछ अगर छत डाल रहा है तो उस पर भी टैक्स लिया जाता था। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, और अगर कोई खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहा होता था उस पर भी कर लगाया जाता था, उस पर भी टैक्स लगाया जाता था। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर, यानी कि जो परिवार की संपत्ति होती थी उसका उत्तराधिकार हासिल करने के लिए भी टैक्स लगता था। यानी कि जो पारिवारिक संपत्ति है वो पारिवारिक संपत्ति आगे किसको मिलेगी, इस पर भी कर लगता था। और इसी तरह के और भी उल्लेख मिलते हैं। इस तरह से चोल वंश का जब शासन था तो 400 की तरह कर लगाया जाता था, यानी टैक्स लिया जाता था।
ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। ये जो संसाधन थे जो किसानों से ली जाती थी, जो पशुपालकों से ली जाती थी और इसके अलावा जो कारीगरों से ली जाती थी, तो ये जो संसाधन हुआ करते थे वो राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। उसी की मदद से ही राजा अपना शासन किया करते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस तरह के संसाधन का इस्तेमाल होता था। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा ज़मीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। यह लिखा है कि इस तरह के जो संसाधन थे जो टैक्स के रूप में राजा के द्वारा लिए जाते थे, भूस्वामियों के रूप में लिए जाते थे, तो वो जो संसाधन थे उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिन युद्ध से लूट की शक्ल में धन मिलने की और ज़मीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी, जिसकी मदद से लूट की शक्ल में धन मिलता था, ज़मीन मिलता था और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी, यानी कि ऐसे मार्ग की संभावनाएं बनती थी जिससे कि व्यापार किया जा सके। तो ये संसाधन उसी में इस्तेमाल होते थे। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। यहाँ लिखा है, राजा खुद तो टैक्स नहीं वसूलते होंगे, राजा खुद टैक्स वसूलने नहीं जाते थे, बल्कि वो अधिकारियों को नियुक्त करते थे। तो जो टैक्स वसूली का काम था वो पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। ऐसे परिवार जो प्रभावशाली थे, ऐसे परिवारों के बीच से ही किसी को अधिकारी बनाया जाता था, पदाधिकारी बनाया जाता था, जिससे कि वो टैक्स को वसूल सके। और प्रायः वंशानुगत होती थी, यानी कि अगर किसी राजा के दरबार में कोई पदाधिकारी है जो टैक्स वसूलने का काम करता है, जो कर वसूलने का काम करता है, तो उसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी होते थे वो भी यही काम करते थे और राजा के लिए टैक्स वसूलते थे। इसलिए यहाँ लिखा है कि ये जो नियुक्ति थी वो प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था और सेना में जो भी सैनिक हुआ करते थे उसमें भी ऐसा ही हुआ करता था। जो सेना सैनिक होते थे उसके उत्तराधिकारी भी सैनिक बनते थे। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियाँ मीन्स किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में तारीफ़ की जाए और उसके लिए कोई भाषण लिखी जाए या फिर ग्रंथ लिखी जाए, उसे प्रशस्ति कहा जाता है। और भूमि अनुदान मीन्स राजा के द्वारा दिया जाने वाला जो भूमि होता है उसे भूमि अनुदान कहा जाता है। यहाँ लिखा है, प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते। यहाँ लिखा है कि तारीफ़ जिस ग्रंथ में की गई है किसी राजा की या किसी वस्तु की या फिर किसी भाषण में अगर किसी वस्तु या व्यक्ति की तारीफ़ की गई है तो उसमें जो ब्यौरे होते हैं, यानी कि जो जानकारियाँ होती हैं, जो तारीफ़ में लिखे गए बातें होती हैं, वो शब्दशः यानी शब्द से शब्द सत्य नहीं भी हो सकते हैं, यानी कि सच नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर, विजय योद्धा के रूप में। यहाँ लिखा है कि ये जो प्रशस्तियाँ लिखी जाती थी उनमें हर एक शब्द से शब्द सत्य नहीं भी हो सकते थे, लेकिन ये जो प्रशस्तियाँ लिखी गई थी ये हमें ये बताती हैं कि शासक यानी राजा खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे, खुद को कैसा बताना चाहते थे। वो खुद को शूरवीर बताना चाहते थे, विजय योद्धा के रूप में बताना चाहते थे, क्योंकि इन प्रशस्तियों में राजा की तारीफ ही लिखी जाती। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। और ये जो प्रशस्तियाँ लिखी गई थी वो विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा ही लिखी गई थी और ये ब्राह्मण अक्सर राजा के प्रशासन में मदद करते थे। यहाँ नागभट्ट की उपलब्धियों के बारे में लिखा गया है। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। कई राजाओं ने अपनी प्रशस्तियों में ऐसे भाषण, ऐसे ग्रंथ में जिनमें उनकी तारीफ लिखी गई है, उनमें अपनी उपलब्धियों का बखान किया है, बढ़ा चढ़ा कर अपनी तारीफ की है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है, यानी कि आपने स्टैंडर्ड 6 में गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है, उनकी तारीफ के बारे में पढ़ा है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर
ग्वालियर, जिसे आज हम मध्य प्रदेश कहते हैं, में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। संस्कृत में लिखी गई है। ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? आंध्र सैंधव यानी सिंध, विदर्भ यानी महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग यानी उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। यहाँ प्रतिहार नरेश नागभट्ट की तारीफ करते हुए लिखी गई है कि आंध्र सैंधव यानी सिंध, विदर्भ यानी महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग यानी उड़ीसा का एक हिस्सा वहाँ के राजा उस वक्त हार गए थे जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। यहाँ लिखा है प्रतिहार नरेश नागभट्ट ने कन्नौज के राजा चक्रयुद्ध पर विजय प्राप्त की, यानी कि उन्हें हराया और उन पर विजय प्राप्त की। यहाँ लिखा है उन्होंने वंग यानी बंगाल का हिस्सा, अनर्त यानी गुजरात का हिस्सा, मालवा यानी मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात यानी वनवासी, तुरुष्क यानी तुर्क, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य हैं। इन क्षेत्रों में जो शासन करते थे उन राजाओं को नागभट्ट ने हराया। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। यहाँ लिखा है राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि दान में दिया करते थे, उन्हें पुरस्कृत किया करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। जो भी भूमि ब्राह्मणों को दी जाती थी उसके बारे में तांबे के पत्रों पर लिखा होता था और ये तांबे के पत्र भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। यहाँ पर चित्र 2 है, इसके बारे में भी यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, ये थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। यहाँ लिखा है ये जो तांबे के पत्र हैं इसमें संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ है और ये तांबे के पत्रों का संग्रह है जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के जरिए दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस कड़ी से ये जुड़ी हुई है इस पर राजसी मुहर है, यानी कि राजा का मुहर लगा हुआ है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। और इस तरह से जो भी कड़ी इसमें लगी हुई है उसमें राजसी मुहर है। और ये मुहर क्यों यूज़ की जाती थी? इसे ये बतलाने के लिए यूज़ किया जाता था कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है, यानी कि जो राजा की तरफ से दिया गया दस्तावेज है, इसे कोई भी नहीं इनकार कर सकता था। इसीलिए कड़ियों में राजा का मुहर लगा होता था। राजा के जरिए सिर्फ ब्राह्मणों को ज़मीन ही नहीं दी जाती थी बल्कि ज़मीन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें दी जाती थी। यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये भूमि दान के बारे में लिखा गया है जो कि तमिल भाषा में है। हमने मिट्टी के मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। यहाँ क्या लिखा है? राजा ये लिखवाते हैं कि हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर और साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की बॉर्डर को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चरागाह, एक गांव, बॉम्बी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली ज़मीन, हौज, अन्नागार यानी कि जो अनाज रखने के लिए घर होते थे वो भी उसमें अगर रहते थे तो वो भी मेंशन किया जाता था, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जितनी भी ज़मीन दान दी जा रही है अगर उन ज़मीन में जितनी भी सारी चीज़ें होंगी वो भी मेंशन किया जाता था। इस तरह से हमें ये पता चलता है कि जो ज़मीन दी जाती थी उसमें जितनी भी सारी चीज़ें होती थी उनके बारे में बताया जाता था। चोल राजाओं ने जो भूमि दान में दिया था उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि भूमि के साथ साथ किन चीज़ों को भी दिया गया था। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। और वो आगे क्या लिखते हैं कि जो भी भूमि ये है, ये भूमि जिसे भी मिलती है वो इस भूमि की मदद से टैक्स वसूल सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। न्यायाधिकारी किसे कहते हैं? राजा। राजा जिस तरह से कर को बताते थे कि इतना टैक्स लेना है उसके हिसाब से ही जो भूमि का मालिक होता था वो टैक्स वसूल कर सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। इसके अलावा इस अंश में ये भी लिखा है कि ये भूमि जिसे भी मिलती है वो पान के पत्तों पर लगने वाला जो टैक्स है वो भी वसूल सकता है, बुने हुए कपड़ों पर जो टैक्स लगता है वो भी वसूल सकता है, साथ ही साथ वाहनों पर जो लगने वाला टैक्स है वो भी वसूल कर सकता है। वह पक्की
ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है। यहाँ पर सारे नियम भी लिखे हुए हैं कि जिसे भी ये ज़मीन मिलती है वो पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर, ऊपर के फ्लोर पर कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं भी खुदवा सकता है और उस ज़मीन पर पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है। ज़रूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। और ये भी मेंशन किया हुआ है कि जिसे भी ये ज़मीन मिलती है अगर ज़रूरी है तो वो सिंचाई के लिए नहर भी बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। और साथ ही ये शर्त भी लिखी गई है कि जिसे भी ये ज़मीन मिलती है उसको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंध का निर्माण हो। इस तरह से हम ये देखते हैं कि इस अंश में ये बताया गया है कि जो ज़मीन जिसे दी जा रही है उस ज़मीन के साथ साथ क्या चीज़ें हैं जो दी जा रही हैं, और साथ ही साथ उस ज़मीन पर जितने भी चीज़ें हैं उस पर जो ज़मीन जिसे मिल रही है वो टैक्स वसूल कर सकता है। और साथ ही ये शर्त भी लिखी हुई है कि जिसे भी ये ज़मीन मिलती है वो ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। यहाँ लिखा है 12वीं शताब्दी में संस्कृत में एक कविता भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास के बारे में लिखा है। इसे कल्हन नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। और इसे किसने रचा था? कल्हन नामक एक रचनाकार ने इसे रचा था। कल्हन ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। जब कल्हन ने इस वृत्तांत को लिखा था तो उन्होंने इस वृत्तांत को लिखने के लिए किस चीज़ का हेल्प लिया था? शिलालेखों का, यानी कि जो पत्थरों पर उकेरी गई जो बातें होती हैं उनका हेल्प लिया। दस्तावेजों यानी कि डॉक्यूमेंट्स का यूज़ किया। प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों यानी जिन्होंने राजा का शासन जिन्होंने देखा है और उनकी उपलब्धियां देखी हैं उनके वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत बहुत तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए असाधारण ग्रंथ था। जब कोई लेखक प्रशस्ति लिखते थे तो उसमें राजा की तारीफें हुआ करती थी, लेकिन कल्हन ने जब अपना वृत्तांत लिखा तो उसमें उन्होंने शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचना लिखा। इसलिए कल्हन का जो वृत्तांत है वो 12वीं सदी के लिए असाधारण ग्रंथ था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।